और भी बोले कोई? नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। हाँ, सलाम वालेकुम। उल्टा बोलते हैं ना, सलाम वालेकुम और वालेकुम अस्सलाम। अब जिसकी जो संस्कृति है वही जानता है ना। सब में ईश्वर का ही नाम है, ठीक है। सबका मालिक एक। चलिए पद परिचय देखेंगे हम आज। मैंने आपको एक दिन में ही कहा था होमवर्क करने के लिए, तो आप लोगों को 3 दिन मिल गए एक्स्ट्रा। तो अब तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने घर जाके देखा होगा या नहीं देखा। हाँ, या छुट्टी, ये पता चली कि छुट्टी है तो छुट्टी, फिर पूरी मतलब कि पढ़ाई की भी छुट्टी कर दी थी। नहीं करी थी, पढ़ा था। दूसरे की क्लास करने आते हो ना, तो मैं हिंदी की बात कर रही हूँ। हिंदी में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? होमवर्क दिया था ना कि पद परिचय जो हम शुरू करेंगे, तो पद परिचय में हमारा जो पद के भेद है पूरा, वो आप लोगों को रिवीजन करना था। आज आप लोगों का टेस्ट है, ठीक है। अरे पद परिचय आपका एक टेस्ट है। मैं यहाँ पे आप लोगों को नहीं समझाऊंगी, मैं सिर्फ पूछूंगी, मैं सिर्फ बताऊंगी कि पद परिचय होता क्या है। जल्दी आओ फटाफट। तो ये उसके बाद फिर आप लोगों को बताना है जो कुछ भी आपने याद किया है। चलो देखते हैं कितना याद किया है कितना नहीं किया है, बोल के। बोर्ड पे ही तो पूछूंगी, तो कौन सा मैं आपको अलग बता रही हूँ। देखती हो आप लोगों को क्या क्या याद है क्या क्या नहीं है। अगर आज किसी ने नहीं बताया तो आज इतना खौफ पैदा कर देंगे, रात को सोते सोते भी फिर मैडम ही दिखाई देंगे। हाँ पूछते पूछते। चलो देखो, शब्द है पद परिचय। पद परिचय और पदबंध, 2 पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे। हालांकि देखो ये जो टॉपिक है आपका, ये टॉपिक अध्यापक वाली जो परीक्षा होती है उनका टॉपिक है, ठीक है। जो हमारी जो एसआई वाली या फिर कांस्टेबल वाली परीक्षा आती है, उसमें आपको सिलेबस में लिखकर नहीं दिया होता है, लेकिन उससे प्रश्न आ सकता है। इसके लिए मैं कोई गारंटी नहीं ले सकती, क्योंकि आपकी जो परीक्षाओं में आता है, जो ये किताबें होती हैं, इन किताबों में कहीं से कुछ भी दिया होता है, तो ये आपके सिलेबस में ऐसे लिखा नहीं होता कि आपको पद परिचय बताना है। पर इससे प्रश्न आ सकता है, कभी भी आ सकता है, कैसे भी आ सकता है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम देखेंगे कि पद परिचय का मतलब क्या है। सबसे पहले हम इसके नाम के बारे में जानते हैं। पद परिचय को हम कई नामों से जानते हैं, विद्वानों ने इनको अलग अलग नाम दिया है। जैसे कुछ लोग कहते हैं वाक्य विवरण, कुछ कहते हैं पद निर्देश, कुछ कहते हैं पद निर्णय, कुछ कहते हैं पद विन्यास, कुछ कहते हैं शब्द बोध या पद विश्लेषण। अब दरअसल पद परिचय है क्या? सबसे उपयुक्त नाम है पद परिचय। हमने अभी तक शब्दों में जितने भी पद दिए हैं, उन सारे पदों का परिचय हम करते हैं कि वो क्या क्या है। उसमें वो संज्ञा है तो कौन सी संज्ञा है, सर्वनाम है तो कौन सा सर्वनाम है, उसका लिंग क्या है, वचन क्या है, ये सारी चीजें हम देखते हैं। वाक्य में वो किसका रोल निभा रहा है, ये सारी चीजें हम देखते हैं, और वही हमारा क्या कहलाता है, पद परिचय कहलाता है। तो इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि वाक्य में प्रयोग हुए शब्दों के सभी पदों के विषय में बताने की प्रक्रिया को पद परिचय कहते हैं, अथवा वाक्यों में प्रयुक्त प्रत्येक सार्थक शब्द को पद कहते हैं, तथा उन शब्दों के व्याकरणिक परिचय को पद परिचय या पद व्याख्या कहते हैं, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से पद परिचय होगा। मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे बताऊंगी, जब हम पद परिचय की बात करते हैं तो जो हमने पहले दिन से पढ़ा, यानी संज्ञा से शुरुआत करेंगे हम। तो एक बार मैं पहले आपको उदाहरण देके बता देती हूँ, उस तरीके से फिर हम सारे शब्दों के बारे में करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए एक साधारण सा वाक्य जो हमने हमेशा से लिया है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न कैसे आएगा, पहले हम ये बात कर लेते हैं, ठीक है। प्रश्न इस तरह से आएगा, जैसे मान लो वाक्य दिया है कि मोहन पुस्तक पढ़ता है, दिए गए वाक्य में रेखांकित पद का पद परिचय बताइए। और विकल्प में आपका क्या लिखा होगा, एक विकल्प में लिखा होगा कि ये क्या है। जैसे मान लो लिखा होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, ठीक है, कि व्यक्तिवाचक है, पुल्लिंग है, ठीक है, वाक्य का जैसे करता है, ऐसे ही सारी चीज़ों के बारे में लिखा होगा। और सब विकल्प में ए बी सी डी में भी इस तरह से लिखा होगा, आपको पहचानना होगा कि ये क्या है, ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे आपकी परीक्षा में आता है, तो विकल्प से करना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि आपके पास ऑप्शन होते हैं और आप बहुत आसानी से उनको क्रॉस विधि अपना के उसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बिना विकल्प के जानने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा अभ्यास हो जाए। तो हमने रेखांकित पद की बात करें, या अभी हम ऐसे कहें पद परिचय में हम तीनों पॉइंट देखेंगे, मोहन, पुस्तक और पढ़ता, ये हम तीनों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले मान लो हम मोहन के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हमने पढ़ा था संज्ञा, ठीक है।
अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मोहन शब्द में कौन सी संज्ञा है, तो क्या बताओगे इसमें? क्या है ये? व्यक्तिवाचक है। तो हम बताएंगे कि ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। उसके बाद दूसरे नंबर पे हमने क्या पढ़ा था? लिंग। तो मोहन का यहाँ पे क्या लिंग है? पुल्लिंग है। ठीक है। अब उसके बाद हमने पढ़ा था वचन। वचन में मोहन कितना वचन है? एक वचन है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये क्या है? एक वचन है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि वाक्य में ये क्या है, मतलब कारक चिन्ह पढ़े थे। तो वाक्य में ये किसका काम कर रहा है? तो वाक्य में कर्ता का काम कर रहा है। तो कर्ता कारक। उसके बाद हम लोगों ने कारक के बाद हमारे पास सर्वनाम आ गया था। तो यानी फिर सर्वनाम और विशेषण, फिर उसके बाद क्रिया आते हैं। क्रिया के बाद आने के बाद हमने अविकारी शब्द पढ़े। तो इसका अविकारी से कोई मतलब नहीं है, यानी मोहन का इन सारे टॉपिक से कोई लेना देना नहीं है। फिर अंत में आता है हमारा वाक्य। जब हम लोगों ने वाक्य पढ़ा तो वाक्य में मोहन क्या था, यानी वाक्य के अंग। तो मैंने बताया था कि वाक्य के जो अंग हैं, तो हमारे दो प्रकार के वाक्य के अंग होते हैं। कौन कौन से? उद्देश्य और विधेय। ठीक है। और उद्देश्य और विधेय के साथ हमने उद्देश्य का विस्तार और विधेय का विस्तार भी पढ़ा था। ठीक है, याद आ गया ना? तो अब तो सारी चीजें याद आ गई है, क्या क्या चीजें हैं तो उन्हीं को हम देखेंगे। तो बताइए वाक्य में वाक्य का अंग क्या है? तो वाक्य में वाक्य का उद्देश्य है। वाक्य का उद्देश्य। ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाता है? एक तरह से पद परिचय हो जाता है। अगर हम इसको और बढ़ाना चाहें तो हम इसको फिर मतलब एक तरह से है कि एक ही बात को पुनः पुनः कहने वाली बात हो जाती है कि इसके आगे ये तो हो गया एक, इसका एक तरह से सीधा सीधा पद परिचय। अब हम इसे और बढ़ाना चाहें तो हम कह सकते हैं कि मोहन पढ़ता है क्रिया का उद्देश्य है या करता है। ठीक है, तो उल्टा हम उस तरीके से कह रहे हैं उसको। या हम कह सकते हैं कि मोहन पुस्तक कर्म का करता है, ऐसा भी उल्टा बोल सकते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि हम जितना चाहें उतना विस्तार से दे सकते हैं, लेकिन एक सीधा सीधा और एक छोटा सा जो पद परिचय है वो इसका ये है, सीधा सीधा। ठीक है, तो ऐसे बदलते रहते हैं कि अब ये उसका ये है, करता है, उसका कर्म है, या क्रिया उसकी ये है, या उसका कर्म ये है, ऐसे ऐसे बोल सकते हैं। पर मैं समझती हूँ कि उतना ना तो हमारी परीक्षा में आता है और ना हमें उतना लिखने की जरूरत होती है। हमें एक सीधा सीधा इसका पद परिचय देना है। तो हमने मोहन का पद परिचय दे दिया। अब इसके बाद हमारे पास आता है पुस्तक। अब हम इसके बारे में जानेंगे। पुस्तक क्या है? हमारी संज्ञा है, और संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक है। तो हमें यहाँ पे पता चल जाता है कि ये जातिवाचक है। फिर उसी तरह से हम चलेंगे इस पर कि ये क्या है? स्त्रीलिंग है। तो हमें पता चलता है कि स्त्रीलिंग है। फिर उसके बाद वचन में देखेंगे, वचन क्या है? एक वचन है। ठीक है, अभी हम जो देख रहे हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि वाक्य में कौन सा कारक है। तो हम कहते हैं क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है, तो कर्म आता है। तो हमें यहाँ पता चल गया कि ये क्या है? कर्म कारक है। अब इसके बाद हमारा आता है वाक्य में अंग। अब वाक्य में अंग क्या है? तो हम जानते हैं कि मोहन तो उद्देश्य हो गया और पढ़ता है विधेय हो गया। तो उद्देश्य और विधेय के बीच में है, तो ये क्या कहलाएगा? विधेय का विस्तार। तो वाक्य में विधेय का विस्तार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि ये क्या हो गया? विधेय का विस्तार। तो यही क्या है? हमारा पद परिचय है। और ठीक इसी तरह से फिर हम पढ़ता है क्रिया, इसका भी हम यहाँ पर देखेंगे। अब क्रिया के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा? ठीक है, तो इस तरह से हमारे वाक्य में जितने भी आएंगे हम सबका पद परिचय करते हुए चलेंगे। तो फिर ज्यादा समय न लेते हुए सीधा सीधा लिखना शुरू करते हैं। तो यहाँ से हम अब शुरू करते हैं। तो आपको पता ही चल गया होगा, तो ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को यहाँ पे हिंट दूंगी, लिखी हुई है यहाँ पे, उसी के हिसाब से मैं आपको वाक्य दूंगी और वाक्य में फिर आपको मुझे बताना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि किसी संज्ञा पद का हमें पद परिचय बताना है। तो अब संज्ञा के पद परिचय में आपको क्या क्या चीजें बतानी होती हैं, विशेष यहाँ पे लिख दिया है। इसकी हिंट देते हुए आप उसके बारे में बताएंगे कि संज्ञा का कौन सा भेद है, उसका लिंग कौन सा है, वचन क्या है और कारक क्या है वो वाक्य के अंदर। फिर वाक्यों के अंग में वह क्या काम कर रहा है, ये हमें देखना है। तो कुल मिला के ये पॉइंट हमारा आ जाता है। तो यहाँ पर वाक्य प्रयोग करो, यहाँ पे आपको लिखना है और वाक्य प्रयोग में आपको बताना है। जैसे मान लीजिए हम वाक्य ले रहे हैं, दीपक को फलों में आम पसंद है। इस वाक्य में आपको बताना है संज्ञा का पद परिचय। ठीक है, दीपक को फलों में आम पसंद है, ये वाक्य आ गया हमारा पूरा। और यहाँ हमें क्या बताना है? संज्ञा का पद परिचय बताना है। अब जब हमें संज्ञा दे दिया गया तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि वाक्य में ना संज्ञा ढूंढनी है कि वाक्य में संज्ञा कौन कौन सी है। तो बताओ कौन कौन सी संज्ञा है? दीपक है, आम है, और बस, और फल? फल संज्ञा नहीं है, तो तीनों को बॉक्स में डालो। दीपक, अरे तो फल हो गया तो आपको यही तो बताना है। ठीक है, और आम। ठीक है,
ये तीन जो पद हैं आपके, ये क्या है? संज्ञा पद हैं, और आपको इन्हीं संज्ञा पद का क्या बताना है? पद परिचय। तो सबसे पहले हेडिंग बनाओ दीपक, और ध्यान रखिएगा आपको इनका पद परिचय जो देना है वो किसके आधार पर देना है? इस वाक्य के आधार पर। इस वाक्य का भाव क्या निकल रहा है, इस आधार पर आपको इन शब्दों का क्या देना है? पद परिचय देना है। तो सबसे पहले आ गया दीपक। अब बताइए कि दीपक हमको पता चल गया कि संज्ञा है, तो संज्ञा में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक। तो लिखिए, सबको बताना है। ऑनलाइन वाले छात्र, आपको कमेंट बॉक्स में नहीं लिखना है, लेकिन आपको बोलना है जब मैं पूछ रही हूं उस तरह से। तो अपने स्तर पर बोलिएगा वहां पे, चाहे मन मन में बोलिएगा या कैसे भी, आपको भी बताना है कि आप जो बता रहे हैं वो सही बता रहे हैं या नहीं बता रहे। ठीक है, तो दीपक हमारी कौन सी संज्ञा हो गई यहाँ पे? व्यक्तिवाचक। ठीक है, इसके बाद हमको क्या ढूंढना है इसमें? इसका लिंग क्या है दीपक? पुल्लिंग है। तो ठीक है, लिखिए पुल्लिंग है। उसके बाद हमें वचन देखना है, तो वचन क्या है? एक वचन। लिख लीजिए, एक वचन है। फिर उसके बाद हमें कारक देखना है, तो वाक्य में कर्ता कारक है, तो लिख लीजिए कर्ता कारक। फिर उसके बाद हमें देखना है कि कर्ता कारक तक आ गया हमारा, अब उसके बाद हमें ये सीधा सीधा वाक्य में ही आता है। तो आप देखेंगे वाक्य में, वाक्य का अंग क्या है? उद्देश्य। तो वाक्य का उद्देश्य है, वाक्य का उद्देश्य है। आप जब भी वाक्य का अंग लिखेंगे ना, तो आपको यही लिखना है कि वाक्य का वो क्या है, क्योंकि ऐसे शायद हो सकता है आप भूल जाओ कि उद्देश्य कहाँ से आ गया ना। तो वाक्य का उद्देश्य, तो जब आप इस तरह से कहेंगे तो आपको याद आ जाएगा कि यानी ये वाक्य का अंग है। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी संज्ञा। दूसरी संज्ञा क्या है? फल। तो बताइए कैसे करोगे? दूसरी हेडिंग बनाइए, फल। देखो मैंने क्या कहा है, इसका पद परिचय जो आपको देना है वो देना है वाक्य के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो भले ही आप यहाँ पे फल ना लिखकर फलों लिख लो, ताकि आपको यहाँ पे कोई संदेह ना हो। आप अलग अलग बता रहे हैं, ठीक है, तो आप फलों ही लिखो जिस रूप में वहां पे वो लिखा हुआ है, क्योंकि अगर सिर्फ फल लिखोगे तो ये कहीं ना कहीं आपको कंफ्यूज करेगा। तो बताइए संज्ञा कौन सी है? जातिवाचक। ठीक है, जातिवाचक हो गई संज्ञा। उसके बाद पुल्लिंग है। ठीक है, देखो पुल्लिंग नहीं बोलना है, इसमें र नहीं होता है बच्चा, क्या होता है? पुल्लिंग। कैसे? देखो ऐसे उच्चारण करना है, आधा ल है, तो आप जब आधे ल को पूरे ल के साथ बोलते हो ना, तो आपको ऐसा यहाँ पे एक तरह से कहें कि बग सा उत्पन्न होता है हमारे मुख में। अगर आप ढंग से नहीं बोलोगे तो उत्पन्न होगा, लेकिन ढंग से बोलोगे तो वो सही रहेगा। तो पुल्लिंग नहीं होता, पुल्लिंग होता है, र इसमें है ही नहीं, तो उच्चारण करना भी नहीं है। ठीक है, चलो उसके बाद वचन क्या है? बहुवचन है। उसके बाद कारक, कारक क्या होगा? कर्म। कैसे? पहले तो कर्म नहीं है, कर्म है। ठीक है, दोनों में अंतर समझना। कर्म ऐसे आ जाएगा, कर्म अगर बोलेंगे तो। हाँ? देख कौन सा आ जाएगा? ये तद्भव। ठीक है, कर्म होता है, कर्म। ठीक है, इसे बोलते हैं कर्म। तो बताओ, अधिकरण होगा, जानते हैं कैसे? एक तरह से ये हम आधार लेंगे उसका कि हम किस में से ले रहे हैं। जैसे हमने कहा फलों में, तो हमने ना वो आधार लिया है कि आम किस में से, ना तो स्थान है ना काल बता रहा है, तो फलों में, तो एक तरह से वो उसके आधार को बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अधिकरण कारक। क्या हो जाएगा? अधिकरण। बस यही चीज तो आप लोगों को समझनी है, और इसमें है क्या? ठीक है, कारक हमें पता चल गया। चलो देखो, इसके बाद कारक के बाद क्या है अगला? अरे वाक्य में अंग बताओ, वाक्य में क्या होगा? ये उद्देश्य है, ये विधेय है, तो विधेय का विस्तार। तो लिखो वाक्य में, वाक्य में नींद आ रही है क्या? मतलब अभी तुम लोगों के दिमाग पे जोर डलवा रही हूं तो ऐसे कर रहे हो। मैंने कहा ना यही टेस्ट है आपका, सारी चीजें मैं ही बोलूंगी तो फिर आप लोग कैसे दिमाग पे जोर डालोगे? तो ऐसे नशे से में मत बोलो कि नींद में सोते सोते बोल दिया, ये सोच के। वाक्य में विधेय का विस्तार, ये उद्देश्य है,
ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। पसंद होना जो है आपका किस में आएगा, क्रिया के अंदर आएगा, है ना, यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ना वो विधेय का विस्तार है, ठीक है, जो पूरा आएगा। हाँ हाँ, देखो ये तो कारक चिन्ह है, इसका तो कोई लेना नहीं है, यहाँ से ये जो आ रहा है। अब ये जो हमारा फल और हमारा आम, ये दोनों के दोनों जो हैं वो किस में आएंगे, विधेय का विस्तार में आएंगे। क्योंकि पसंद होना ये क्रिया के लिए बातें कही गई हैं, ठीक है, क्रिया के लिए कही गई बातें हैं, तो इसीलिए इनका जो संबंध है वो विधेय को एक तरह से एक्सप्लेन करने के लिए है। तो इसलिए हम उसको विधेय का विस्तार रख रहे हैं कि उसका जो संबंध है वो ज्यादा किससे है, वो विधेय से है। पसंद है तो क्या चीज पसंद है, तो ये है फलों में आम पसंद है। तो ये जो क्रिया है हमारी, इस क्रिया का ही ये है। अगर हम ऐसे होते, मान लो अब कहें कि जो उद्देश्य का मतलब विस्तार आता है, तो उद्देश्य का विस्तार वो उद्देश्य के लिए होता है, वो उसके बारे में बता रहा होता है। जैसे हमने कहा कि रात को पहरा देने वाला चौकीदार, तो रात को पहरा देने वाला वो पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो किसके लिए है, चौकीदार के लिए है, और चौकीदार वहां पे उद्देश्य हो गया, तो फिर वो उद्देश्य का विस्तार होगा। तो इसमें ये दोनों विस्तार का ये मतलब होता है, ठीक है। चलो उसके बाद आम, जल्दी से बताओ आम। अब ये बताओ जातिवाचक होगा कि व्यक्तिवाचक होगा? बच्चा मैंने पहले से ही हिंट दी है कि इसमें जितने भी पद होंगे उनका पद परिचय आपको वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग निकालना होगा। तो वाक्य के भाव के अकॉर्डिंग तो व्यक्तिवाचक हो गया ना, फल में से विशेष, तो फल में से विशेष है ना, तो विशेष है तो व्यक्तिवाचक होगा। इतना सोचने वाला, आपको अकेले नहीं सोचना, इसको सिंगल नहीं सोचना है, आप जो सोचना है वो किसके अकॉर्डिंग सोचेंगे, वाक्य के अकॉर्डिंग, है ना। तो होती है, लेकिन अगर ऐसे होता कि दीपक को आम पसंद है, अगर ये वाक्य होता तब आप जातिवाचक लिखते, लेकिन वाक्य कह रहा है फलों में आम, तो यहाँ पे जो भाव है आपका ये फलों में से विशेष, तो आम वही तो शब्द है आपका जो कभी जातिवाचक और कभी व्यक्तिवाचक बनता है। तो यही तो पॉइंट है, और ये कितनी बार रिपीट होता है, मैंने बता दिया है। संज्ञा नहीं पढ़ी थी क्या, संज्ञा की क्लास, इसीलिए आपके दिमाग में डाउट आता है ना। चलो हो गया ये, तो बताओ आम का व्यक्तिवाचक हो गया, उसके बाद पुल्लिंग हो गया, ठीक है, एक वचन हो गया, कारक क्या होगा, अरे क्या पसंद है, आम पसंद है, तो कर्म हो गया, ठीक है, तो कर्म हो जाएगा, ठीक है। और वाक्य में विधेय का विस्तार बता चुके हैं उसको। तो ये है आपकी संज्ञा, ठीक, संज्ञा में आपने यहाँ पर देखा। अगले अगर यहाँ पे स्थान ना हो तो अगले पेज पर भी स्थान दिया हुआ है आपका इसके लिए, क्योंकि मुझे पता है मैं वाक्य वो लेती हूँ जिसमें कम से कम 3 संज्ञाएं आ जाएं। अब इसमें बस हमारा क्या हो गया कि सारा पुल्लिंग हो गया, अब आम की जगह इमली करते हम तो स्त्रीलिंग हो जाता, ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब लेकिन आप लोग बहुत अच्छी तरह से पहचान गए हो इसको कि किस तरह से हम इसको यहाँ पे करेंगे, ठीक है। चलो इसके बाद अगला आता है हमारा सर्वनाम पद परिचय, ठीक है। तो सर्वनाम का पद परिचय में हम क्या क्या देखेंगे, सबसे पहले देखेंगे सर्वनाम पद किस भेद में है, ठीक है, इसका वचन देखेंगे, लिंग, कारक, और इसमें पुरुष भी देखेंगे कि कौन सा पुरुष आता है, ठीक है, प्रथम पुरुष यानी उसका उत्तम पुरुष या मध्यम पुरुष या अन्य पुरुष, ठीक है, और वह किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है अगर वाक्य में है तो, अगर नहीं है तो नहीं देंगे, ठीक है, और वाक्य के अंग में वह क्या काम कर रहा है ये हमें बताना होगा। तो चलो वाक्य प्रयोग करेंगे फिर यहाँ पे, और फिर उसके बाद हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। चलो एक वाक्य में पहले लिखवाती हूँ, और एक लिखने के लिए आप लिख लीजिए यहाँ पे, और एक बाद में फिर पूछूंगी, पहले दोनों लेती हूँ संज्ञा और इसमें। तो यहाँ पे हम वाक्य प्रयोग करेंगे, राजू सुबह में टहलने जाता है, किंतु वह आज नहीं गया। ये पूरा का पूरा वाक्य है आपका, और इस वाक्य में आपको सर्वनाम का पद परिचय बताना है। तो अब ये वाक्य दिया है और इस वाक्य में सर्वनाम का पद परिचय बताना है, तो सबसे पहले आपको वाक्य में खोजना होगा कि सर्वनाम कहाँ है, ठीक है। तो वाक्य में सर्वनाम कहाँ है, वह, ठीक है, तो वह सर्वनाम हो गया। तो चलिए अब बताइए इसका पद परिचय। तो यहाँ पे हम वह लिखते हैं, सबसे पहले क्या आएगा, अब क्योंकि ये सर्वनाम है तो सर्वनाम से ही शुरू करेंगे, हमें पता चल गया कि ये सर्वनाम है, तो सर्वनाम में भेद कौन सा है, ठीक है। अरे मध्यम पुरुष अभी पुरुष की बात नहीं हो रही है, सर्वनाम के कितने भेद थे, 6, तो 6 में कौन सा है, हाँ
पुरुष, पुरुषवाचक कौन कौन से थे? 6। पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चित और अनिश्चित, प्रश्न और संबंध। तो ऐसे भी याद कर सकते हो, पुरुष और निज, ठीक है, तो पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चित और अनिश्चित, और उसके बाद प्रश्न और संबंध। तो इतना याद हो जाएगा, ठीक है। वाचक शब्द तो अपने आप लगा सकते हो। अब चलो बताओ, इतनी हिंट दे दी, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है तुम लोगों को, क्यों हंसी आ रही है इतनी? हाँ, हमें भी बता दो, हंस लो पहले। चलो बताओ कौन सा भेद है? वह वाक्य में सर्वनाम का कौन सा भेद है? पुरुषवाचक है, इसमें हमारे लिए कोई संशय वाली बात नहीं है, क्योंकि ये वह कौन है? राजू है, और राजू कौन है? पुरुष। तो ये हमारा कौन सा सर्वनाम होगा? पुरुषवाचक, ठीक है। हमने वही तो पढ़ा था कि पुरुषवाचक जो हमारा सर्वनाम होता है वो उसके पीछे किसी व्यक्ति, किसी प्राणी का होना बोध होना चाहिए, तो वही हमारा क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि वह कौन है? राजू है, और राजू कौन है? व्यक्ति है, तो व्यक्ति है तो पुरुषवाचक हो गया। उसके बाद अब इसका लिंग, क्योंकि राजू है तो पुल्लिंग हो गया। वचन क्या होगा? एक वचन है। अगर मान लो यहां पे हम पिताजी लगाते तो, अगर हम कहते पिताजी तो क्या हो जाता? बहुवचन हो जाता। फिर हम वह नहीं वे लगाते, ठीक है। आगे आता है कारक। ये बताइए कारक क्या होगा? पक्का? चलो, कर्ता कारक है। अच्छा बताइए, आप में से कितने छात्र हैं जो नहीं पहचान पाए, जिनको लग रहा है संशय, या ये लग रहा है कि मैम कैसे पहचानेंगे हम? देखो, पहचानने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। अगर कभी आपका कोई वाक्य इस तरह से आ जाए तो आपको ये रखना है कि हम यहाँ पे सर्वनाम का पदपरिचय बता रहे हैं। तो राजू सुबह में टहलने जाता है, ये एक वाक्य हो गया, और दूसरा वाक्य वह आज नहीं गया। तो यहाँ पर जो ये वह है किसके लिए आया है? राजू के लिए। तो राजू यहाँ जो भी कुछ होगा वह वही होगा। हमने पढ़ा है ना वाक्य के अंदर कि संज्ञा जिस लिंग वचन कारक काल या जिस चीज का भी होता है, यानी संज्ञा का जो पदपरिचय है सर्वनाम का वही होगा। बस अंतर इतना होगा कि उसको संज्ञा को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे और इसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहेंगे। तो इतना ही अंतर होगा। बाकी जो कुछ भी आप यहाँ निकालेंगे वो किसके अकॉर्डिंग निकालेंगे? राजू के अकॉर्डिंग। तो राजू वाक्य का करता है तो वह भी वाक्य का क्या होगा? करता होगा। सरल सी बात है। आगे बढ़ो। वाक्य में वाक्य का अंग क्या होगा? उद्देश्य। जो राजू है वही वह होगा, ठीक है। ये मत सोच लेना कि अब इसको राजू से लेके और गया तक का पूरा इसको लगा दें विधेय का विस्तार में। दो अलग वाक्य हैं और ये अपने वाक्य का उद्देश्य है, ठीक है। तो ये याद रखना है। तो ये क्या हो गया? वाक्य का उद्देश्य। ठीक, बात समझ में आ गई? चलो, अब इसमें एक पॉइंट हमने जाना था, और क्योंकि जो आपके मैंने वहां पे दे रखा है कि ये हिंट को आप लेते हुए चलना है, तो उसमें दिया है कि ये किस संज्ञा के लिए प्रयुक्त हुआ है। अभी ये भी इसका पदपरिचय बताना है आपको कि वह जो है किस संज्ञा के लिए आया है यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे? वह राजू संज्ञा के लिए आया है। तो यहाँ नीचे लिख लीजिए उसके आगे कि राजू संज्ञा के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। राजू संज्ञा के लिए। अब देखो राजू संज्ञा कैसे लिखोगे? अब आपको जब आपने लिखा है भी शब्द आ गया हमारा राजू, अब राजू संज्ञा लिख रहे हैं हम, तो राजू संज्ञा लिख रहे हैं, यानी अब ये जो वाक्य बना रहे हैं इस वाक्य में हम जो राजू शब्द को प्रयोग कर रहे हैं ये स्पेशल रूप में कर रहे हैं। स्पेशल में कर रहे हैं तो इसमें एक विराम चिन्ह लगेगा, और वो विराम चिन्ह कौन सा होगा? अल्प विराम या अवतरण चिन्ह होगा या उद्धरण चिन्ह होगा? अरे उद्धरण चिन्ह, एक कह रहा उद्धरण चिन्ह, एक कह रहा अवतरण चिन्ह। अवतरण कहे या उद्धरण चिन्ह कहे, दोनों एक है। विराम चिन्ह नहीं समझना है क्या? तो अब हम जैसे कह रहे हैं कि राजू संज्ञा का क्या है? सर्वनाम, ठीक है। तो तब हम लिखेंगे तो हमें पता चल गया कि राजू जो है वो क्या है अपने आप में। हम संज्ञा को स्पेशल लेकर चल रहे हैं, तो जब भी आपको वाक्य बनाना आगे बनाएंगे तो ऐसे विराम चिन्ह का प्रयोग करना होगा, ठीक है। चलो, ये समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, हम अगला पॉइंट लेंगे। अगला टॉपिक आता है हमारा विशेषण, ठीक है, सर्वनाम के बाद। अब विशेषण पद का पदपरिचय हम देखेंगे तो देखो कैसे कैसे बताएंगे। पहले तो विशेषण का कौन सा भेद है ये हमें बताना है, ठीक है। फिर उसके बाद किस विशेष्य का विशेषण है ये हमें बताना है, यानी इसका विशेष्य कौन सा है या किस विशेषण का किस विशेष्य का विशेषण बन रहा है। फिर हम उस पद का लिंग वचन किसके अनुसार? विशेष्य के अनुसार क्या है, जो विशेष्य होगा वही होगा। अगर वाक्य में प्रविशेषण आया है तो उसके बारे में बताएंगे, अगर नहीं आया है तो छोड़ देंगे। और वाक्य के अंग में वह क्या रोल कर रहा है ये हमें बताना होगा, ठीक है। तो चलो वाक्य प्रयोग करो, इसमें लिखते हैं हम किस पे?
अच्छा उसमें पुरुष छूट गया था ना, हाँ तो वो उत्तम पुरुष आ जाएगा ना, सॉरी उत्तम पुरुष नहीं आ जाएगा वो आ जाएगा आपका अन्य पुरुष, क्योंकि राजू है ना तो वो दूसरा है। अगर होता, हाँ अच्छा मैंने एक और कहा था कि एक वाक्य में आपको लिखवाऊंगी नहीं, अगर लिखना होगा तो आप लिखिएगा, एक वाक्य और बनाती हूँ। ये तो हमने ऐसा बनाया था, रुक जाइए अभी सर्वनाम पे ही वापस लौटते हैं हम, ठीक है। तो ये वाक्य मैंने सिर्फ बनाया था कि 2 वाक्य मैंने आपको यहाँ पर दिए थे। अब मान लो कोई हम ऐसा लेते हैं बिल्कुल सिंपल एकदम अलग तरीके से, जैसे मान लो हमने कहा मैंने तुमको कल बुलाया था। अब जैसे हमने ये वाक्य ले लिया, ठीक है, अब इसमें हमको बताना है सर्वनाम का पद परिचय। तो अब यहाँ पे हम देखेंगे कि ये सर्वनाम हमारा मैंने हो गया, दूसरा हमारा सर्वनाम क्या हो गया, तुमको हो गया। अब मैंने, इसमें हम क्या बताएंगे, बताइए, इसमें शुरुआत करेंगे। यह कौन सा सर्वनाम हमारा बनेगा, इसका सर्वनाम का भेद, उत्तम कौन सा भेद है, अरे भेद की बात कर रहे हैं, पुरुषवाचक होगा कि निजवाचक होगा, तो पुरुषवाचक है, क्योंकि मैंने के पीछे कौन है, कोई प्राणी है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि अब इसका वचन क्या है, तो मैं है तो एक वचन हो जाएगा, ठीक है। अब हम अगर लिंग जानना चाहेंगे तो लिंग क्या है, क्रिया आपको नहीं बता रही है, क्यों नहीं बता रही है, क्योंकि क्रिया हो गई है स्वतंत्र, मैं के साथ भी कारक चिन्ह, तुम के साथ भी कारक चिन्ह, यानी कर्ता के साथ भी और कर्म के साथ भी कारक चिन्ह। अब क्रिया हो गई स्वतंत्र, तो क्रिया का इन दोनों से कोई लेना देना नहीं है। तो यहां पर हमें इस सर्वनाम के लिंग का कोई पता नहीं चल रहा। अगर मान लो ऐसे होता कि मीरा ने सोहन से कहा, ऐसे अगर हम इसे बनाएं कि मीरा ने सोहन से कहा, इन्वर्टेड कॉमा लगा के उसमें लिखें मैंने तुमको कल बुलाया था, तो वहां पे आप उस पॉइंट से पहचानेंगे कि मैं यहाँ पर क्या है, स्त्रीलिंग, ठीक है। और तुम का, अब तुमको देखेंगे, इसमें भी हमें लिंग के बारे में नहीं पता चल रहा, लेकिन उस वाक्य से हम पता करेंगे, समझ गए। और जब कोई वाक्य नहीं है तो फिर क्या करेंगे, ध्यान रखिए, अगर जब आपके सामने कोई आधार ना हो और वहां पर अगर आपसे लिंग पूछा जा रहा है तो वहां कोई भी लिंग जो दिया होगा वो चलेगा, ठीक है। बाकी और पॉइंटों पर आपको ध्यान देना होगा। कैसे, जैसे मान लो मैंने में अगर 2 विकल्प है, ए विकल्प में आपका और बी विकल्प, यहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे कि यहाँ स्त्रीलिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे पुल्लिंग लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ यहाँ पे दिया हुआ है कि मान लो कि यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि ये क्या है, पुरुषवाचक है, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे क्या दे दिया है, निजवाचक है। तो अब यहाँ आपको, या यहाँ पे भी स्त्री ही लिखा हुआ है, तो आपको उस आधार पे, यानी अब जब आपको पता है कि यहाँ पे हम लिंग के बारे में पहचान ही नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आप इस पॉइंट को बिल्कुल भी नहीं देखेंगे। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, फिर आप देखेंगे उस चीज को जो आपको यहाँ पे पहचान करवा रहा है। तो आप यहाँ देखेंगे कि निजवाचक तो ये है नहीं, तो ये कट जाएगा, तो मतलब यहाँ पे पुल्लिंग जो है वो कट गया, तो आपको पता चला कि ये पुरुषवाचक है। अब आ गया तो ये स्त्रीलिंग ही होगा, अब हम इस पे कोई बहस नहीं कर सकते। कई बार ऐसा होता है, इस तरह का प्रश्न आया था, तो जैसे छात्र नहीं ध्यान देते हैं, तो जैसे बुलाया था यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आगे क्रिया हमारी पुल्लिंग आ गई, तो इस पे बहस कर जाते हैं छात्र के, ये तो पुल्लिंग आ रहा है, यहाँ ये स्त्रीलिंग कैसे आ सकता है, गलत हो जाएगा। तो आपको पता है कि जब दोनों के साथ कारक चिन्ह आ गए हैं तो क्रिया स्वतंत्र है, अब उसमें कोई भी स्त्रीलिंग हो सकता है, पुल्लिंग हो सकता है, क्रिया का उससे कोई लेना देना वहां पर नहीं बन रहा। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि हम सर्वनाम से किसी भी शब्द का लिंग पता नहीं कर सकते, या तो हमारे पास उसकी संज्ञा आई हो जो बताए, और अगर नहीं आई हो तो या तो वो क्रिया का प्रयोग ऐसे कर रहा हो, ठीक है, कि वो उसको बताए कि कौन है कौन नहीं है। तो अगर ऐसी स्थिति में हमें बिल्कुल भी कुछ नहीं पता चलता है तो वो स्त्री भी हो सकती है और वह पुरुष भी हो सकता है, तो आपको उस पर कोई खास ध्यान नहीं देना है। अब ऐसी स्थिति में आपसे पूछा जाए कि यह पुरुषवाचक का कौन सा भेद है, यानी कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है, तो आपको पता चल गया कि जो ये मैं है ये तो क्या हो जाएगा, उत्तम पुरुष, और जो तुमको है ये क्या हो जाएगा, मध्यम पुरुष, ठीक है। और वहीं पे जैसे हमने देखा था राजू के लिए वह आया था, तो वो हो गया था हमारा अन्य पुरुष, ठीक है। इसके बाद अभी तक हमने जो देखा वो हमारे क्या है, पुरुषवाचक में ही हमने पढ़ा है। कोई ऐसा उदाहरण लेते हैं जिससे हमें सर्वनाम का कोई और दूसरा भेद मिले। जैसे मान लो हमने कहा कि उस मेज पर पुस्तक रखी है, लिखिए, लिखना चाहते हो लिख लीजिए, चलो मैं लिख देती हूँ, उस मेज पर पुस्तक रखी है। यहां पर हमको क्या बताना है, सर्वनाम का पदभेद, ठीक है। तो सर्वनाम क्या है हमारा, उस, तो बताइए सर्वनाम का कौन सा भेद है, अन्य में, अन्य कौन सा सर्वनाम का भेद है, मैंने पुरुष थोड़ी ना पूछा है, मैं पूछ रही हूँ सर्वनाम का, निश्चयवाचक, ठीक है, कौन सा है, निश्चयवाचक। और जब ये निश्चयवाचक आ गया तो क्या आप इसका बताएंगे कि यह कौन सा पुरुष है, बताओ बताओ बताओ,
पुरुष कौन सा होगा? मेरे बालक कितने नादान हैं। आप एक बात बताइए, आपने जो भेद पढ़ा था वो पुरुषवाचक का पढ़ा था। इसके 3 भेद हैं। क्या आपने निश्चयवाचक का भेद पढ़ा था? जब ये निश्चयवाचक हो गया तो क्या इसमें पुरुष हो सकता है? जब इसमें पुरुष है ही नहीं, जब ये पुरुषवाचक है ही नहीं, तो फिर क्यों कर रहे हो अन्य? और एक बात मैं आपको बता दूं, आप किसी से जाके पूछिएगा, कोई ये कॉमन दिमाग लगाएगा नहीं, सब यही कहेंगे। आप किसी से प्रश्न बना के पूछ लेना। हाँ, मैं अपने स्टूडेंट की गारंटी नहीं लेती, क्योंकि मैं ये बताती हूँ कि भाई आपको ये ध्यान रखना है, नहीं तो आप देखना कि हो सकता है कि अध्यापक भी इसमें मात खा जाए उस टाइम पे। आप ऐसे करना कि यहाँ लिख के कौन सा पुरुष है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, या कोई नहीं। आपका उत्तर क्या होगा? कोई नहीं। ठीक है, तो नहीं तो इसे बता देंगे उस। अब चलो, ये वाला पॉइंट हो गया। टेस्ट चल रहा है आज आप लोगों का, लेकिन देखो मैं आप लोगों की नकल करवा रही हूँ, है ना? तो टेस्ट लेते हुए भी मैं आप लोगों की नकल करवा रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं ना। ये जो उस यहाँ पे आया है, ये उस क्यों है, वह क्यों नहीं है? निश्चयवाचक में तो यह और वह पढ़े थे ना हमने, सजीव नहीं है तो यह और वह है। तो अगर यह मेज यहां से ले जाओ तब तो आ गया, क्या कहोगे? उस मेज यहां से ले जाओ। बताओ 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 बताओ। हाँ, उस दिन भी बताया था तुम लोगों को मैंने, फिर भूल गए तुम लोग। हाँ, जब मैं वाक्य शुद्धिकरण करा रही थी बताया था ना कि उसने शेर पर गोली चलाई किंतु वह बच निकला। जब हम उस वाक्य को पढ़ रहे थे शिकारी ने, ठीक है, उसमें बताया था ना कि उस क्यों आया है, कारक चिन्ह। ध्यान रखिएगा, जब आपको पता है ये मेज, ठीक है, और इस मेज के साथ यहाँ पे जो ये उस, जिसे आपने क्या कहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम कहा है। अब ये निश्चयवाचक सर्वनाम सार्वनामिक विशेषण भी है, और कोई भी जो विशेषण होता है उसका लिंग, वचन या कोई भी प्रभाव उसके विशेष्य से पड़ता है। अब इसके विशेष्य पर इस पर का प्रभाव पड़ रहा है। जब इसके विशेष्य पर कारक चिन्ह का प्रभाव पड़ रहा है तो इसके लिए आया हुआ जो यहाँ विशेषण है उस पर भी प्रभाव पड़ेगा, और वो विशेषण यहाँ पर क्या है, सर्वनाम। तो इसलिए सर्वनाम का रूप यहाँ पे बदल जाता है, वह की जगह क्या हो जाएगा, उस। आप जानते हो कि वह के साथ कोई भी कारक चिन्ह जब आता है तो वह उस में बदल जाता है। समझ रहे हो ना? तो ये छोटे छोटे से पॉइंट है, चिंता ना करो, परीक्षा में नहीं आएगा, पर मैं आप लोगों को इसलिए यहाँ पे बता रही हूँ कि अगर किसी ने पूछ लिया, ध्यान रखना, कोई हिंदी प्रेमी मेरे जैसा मिल गया ना, टेढ़े दिमाग का, और उसे पता चल गया हिंदी पढ़ रहे हो ना, तो बताओ जरा ऐसा ये कैसे है? क्योंकि हर जो पढ़ाने वाला होता है या हिंदी प्रेमी जिसको हिंदी का ज्ञान है, तो वो इस बात को जानता है कि ये आपको किताबों में नहीं पढ़ाया जाता है। क्यों नहीं पढ़ाया जाता? क्योंकि हमारी आम बोलचाल है, और आम बोलचाल में हम इसको अपने आप ऑटोमेटिक ठीक कर लेते हैं और हमें इसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं लगती है। लेकिन ये पॉइंट होता है कि जो लोग हमारी भाषा में बचपन में नहीं रहते या पहले सीख रहे होते हैं बड़े होके, तो वो गलती करते हैं। तो आप देखेंगे कि जो विदेशी लोग होते हैं वो इस तरह के पॉइंट पर गलतियाँ करते हैं बोलने में, जो उनकी कॉमन गलतियाँ आपको जिन्हें सुन के हंस जाते हो आप, वो जो गलतियाँ होती हैं वो यही होती हैं कि उन्हें इस चीज़ का जो ऑटोमेटिक बदलाव होता है वो उन्हें नहीं पता होता। लेकिन अगर कोई उन्हें ऐसे समझा देगा तो वो आराम से करना शुरू कर देंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग भी ऐसे ही मात खा जाते हो, समझ गए? तो आगे के लिए इसको ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हमारे सर्वनाम का पद परिचय था जो मैंने आप लोगों को यहाँ समझा दिया, क्योंकि मैं जानती हूँ आप में से बहुत सारे हमारे इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं, और इंग्लिश मीडियम के छात्र भी हमारे विदेशियों से कम नहीं है। तो मैं उनको यही मान के चलती हूँ कि ये विदेशी बालक हैं, इनको समझाना है अच्छे से, है ना। हाँ, चलो अब आते हैं विशेषण पर। तो जब हम विशेषण के बारे में जानेंगे, तो हमने विशेषण के बारे में जान लिया, विशेषण का भेद बताएंगे, वह किस विशेष्य का विशेषण है ये बताएंगे, यानी उसके विशेष्य के बारे में भी बताना होगा। उसका लिंग वचन क्या है, लिंग वचन किसके अकॉर्डिंग बताएंगे, विशेष्य के अकॉर्डिंग बताएंगे। अगर वो प्रविशेषण आ रहा है उसमें तो ये भी बताएंगे कि इस विशेषण का ये प्रविशेषण है, और वाक्य में क्या अंग है ये हम बताएंगे। तो चलो वाक्य प्रयोग करते हैं और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक वाक्य लिखेंगे पहले। बाग में लाल रंग के फूल खिले हैं, फूल खिले हैं। इस वाक्य में हमको पद परिचय बताना है विशेषण का। अब बताइए इस वाक्य में विशेषण क्या है? विशेषण है लाल। चलिए बताइए इसके बारे में। विशेषण का कौन सा भेद है सबसे पहले? अब क्योंकि विशेषण है तो कौन सा हो गया? गुण, गुणवाचक।
इसमें लिंग क्या है? कैसे बताओगे? हमने पहले ही पढ़ा है विशेष्य के अकॉर्डिंग रंग क्या होता है, स्त्रीलिंग पुल्लिंग? पुल्लिंग होता है, तो लाल भी यहाँ पर क्या है, पुल्लिंग। वचन बताओ। पक्का एक वचन है, बहुवचन है ना? यहाँ पे हम कह रहे हैं रंग के फूल। अब क्योंकि यहाँ पर ये, अच्छा एक बात बताओ, बहुवचन है, पक्का बहुवचन है? अरे फूल है बहुवचन, रंग तो एक ही है, लाल। रंग कितने हैं? अगर होता अनेक रंग के तो बहुवचन होता ना। तो यहाँ पर आप देखो यही गलती हम कर गए। हम गलती क्या कर गए हैं यहाँ पे कि फूल जो है वो हमारा बहुवचन है और हमने सोच लिया कि रंग भी हमारा क्या हो गया, बहुवचन हो गया। तो ये गलती नहीं करनी है, जैसे चलोगे तो इसी के अकॉर्डिंग चलना है। तो यहाँ पे रंग कैसा है, लाल, और लाल क्या है, एक, तो क्या हो जाएगा, एक वचन। ठीक है, तो बहुवचन करने वाले क्या हो गए, गलत हो गए। और आगे इस बात का ध्यान रखना कि हम किसका रंग बता रहे हैं। यहाँ पर फूल हमारी संज्ञा है, संज्ञा के बारे में अगर पूछा जाएगा कि फूल हमारी कौन सी संज्ञा है, इसका वचन कौन सा है, तो ये बहुवचन होगा क्योंकि क्रिया को प्रभावित कर रहा है, क्रिया भी बता रही है हमें। समझ गए ना? चलो एक दूसरा वाक्य लिखो। लिखो, चारों भाई बाजार गए हैं। चारों भाई, हो गया पूरा? नहीं अभी बचा है। हाँ इसमें आप, अरे वो अगला हिंट देखो ना क्या दिया हुआ है इसमें, विशेष्य। इसका किस विशेष्य का विशेषण है, अगला पॉइंट आता है ना। तो कहो रंग विशेष्य का विशेषण, रंग विशेष्य का विशेषण। और रंग को कौन से विराम चिन्ह में बंद करना है, उद्धरण चिन्ह में। ठीक है, विशेषण, इसमें कोई प्रविशेषण आया नहीं है तो हम इसे जिक्र नहीं करेंगे। और वाक्य में, वाक्य का अंग क्या है, विधेय का विस्तार आएगा, उद्देश्य इसमें है नहीं, क्रिया है। बाग में लाल रंग के फूल खिले हुए हैं, खिले होना कहाँ खिले हुए हैं उसी के बारे में बता रहा है, तो विधेय का विस्तार होगा वाक्य में, विधेय का विस्तार। चलो दूसरा वाक्य, चारों भाई बाजार गए हैं, इस वाक्य में बताना है हमको। चारों भाई, विशेषण क्या है हमारा, चारों। कौन सा विशेषण है, संख्यावाचक। अब संख्यावाचक में कौन सा भेद है, संख्यावाचक में कौन सा है, निश्चित। ठीक है, तो निश्चित लिख लीजिए। देखो आपको पता है, अगर मान लो कभी लिखने के लिए आए तो पूरे विस्तार से बताओ उसके बारे में सबको। आपको पता है संख्यावाचक में कौन सा है, निश्चित संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक। और निश्चित संख्यावाचक में कौन सा है, अरे गणना नहीं है, गणना तो उसमें गिनती की जाती है। तो चारों समूह का बोध करा रहा है, समूह की संख्या का बोध करा रहा है, तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक या समुदायवाचक, समुदायवाचक। ठीक है, अब बताओ किस विशेष्य का विशेषण है, भाई विशेष्य का विशेषण है, और भाई को उद्धरण चिन्ह में बंद कर लेना है फिर। ठीक है, भाई विशेष्य का विशेषण है। भाई की बात कर रहे हैं, भाई पुल्लिंग है तो पुल्लिंग होगा, लिख लीजिए पुल्लिंग। वचन क्या है, क्योंकि चारों भाई बहुवचन है तो वैसे भी हमें पता है समुदाय है तो बहुवचन हो जाएगा। अगर मान लो इसमें पुरुष पूछा गया तो पुल्लिंग हो गया है, मैं पुरुष की बात कर रही हूँ। हालांकि पूछा जाना गलत होता है लेकिन किताबों में लिखा हुआ होता है। अब मान लो पूछ लिया गया तो
अब भाई है, हमें नहीं पता कौन है वो, ना मैं हूं ना आप हो, ठीक है, तो यानी अन्य में। ध्यान रखना, मैं उत्तम, तुम, तू, आप, ये मध्यम, और इसके अलावा जो कुछ भी आता है सब अन्य में रहेगा, ठीक है। तो क्योंकि चारों भाई, अब कौन भाई किसके भाई, तो बिल्कुल अन्य हो गया। तो इसीलिए अगर कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि अन्य पुरुष, हालांकि पुरुष जो है वो सिर्फ सर्वनाम का होता है, पर हमारी किताबों में यही एक त्रुटि की गई है कि बताया ना, इसमें पुरुष भी बताओ, ये भी करो, वो भी करो। अगर कोई, अगर दिमाग वाला व्यक्ति अगर पूछे कि पुरुष केवल और केवल किसका है, सर्वनाम का है, तो तुम हर चीज के साथ क्यों लगाते हो। अब मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर किताबों में आ गया तो फिर आप लटक जाओगे वहां पर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर पुरुष किसी ने पूछा हमसे तो हम अन्य पुरुष ही बताएंगे। बताओ वाक्य में क्या अंग है। हाँ बिल्कुल सही, क्योंकि चारों भाई बाजार गए हैं। कौन गया है बाजार, भाई, और कितने, चारों। तो उद्देश्य है भाई, और भाई के विषय में बता रहा है उसके बारे में, तो उद्देश्य का विस्तार आएगा। तो चारों जो शब्द विशेषण है वो उद्देश्य का विस्तार कहा जाएगा। वाक्य में उद्देश्य का विस्तार है। अब अगर मैं किसी भी तरह का आपसे पूछूं विशेषण तो आराम से बता दोगे उसका पद परिचय, इसमें कुछ भी नहीं है ऐसा कि जो आपसे नहीं होगा, ठीक है। अगर मान लो हमने ऐसे कहा कि सड़क पर कुछ लोग खड़े हैं, तो इसमें जो कुछ विशेषण है हमारा, ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। और अगर हम ये जानना चाहेंगे अनिश्चित में कौन सा है, तो संख्यावाचक हो जाएगा, क्योंकि लोग हैं, गिनती होती है उनकी, ठीक है, तो हमारा संख्यावाचक हो जाएगा। अब मान लो अगर हम ऐसे कहें, अगर हमने ऐसे वाक्य लिया कि सड़क पर बहुत अधिक लोग खड़े हैं, हम यहाँ पे अधिक कह रहे हैं, अनिश्चित हो गया। अब इसमें जो बहुत है ये क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। तो हम कह सकते हैं कि बहुत प्रविशेषण है, ठीक है, अधिक विशेषण का बहुत प्रविशेषण है। तो इस तरह से हम उसके प्रविशेषण के बारे में बता सकते हैं। तो पॉइंट समझ में आ गया ना कि कैसे बताओगे। अगला पॉइंट आता है हमारा क्रियापद का पद परिचय। अब हम इसमें क्या क्या बताएंगे, देखो ध्यान से समझना है। यहाँ पर क्रिया का भेद क्या है। अब जब क्रिया के भेद की बात होगी तो हम देखेंगे कि वो सकर्मक है या अकर्मक है, या इसके अलावा कोई और अन्य भेद तो नहीं है, ठीक है। तो हमने सारे प्रकार की क्रियाएं पढ़ी थी, वो हम बताएंगे। फिर क्रिया का लिंग और वचन बताएंगे। फिर हम ये बताएंगे, क्योंकि क्रिया में हमने काल भी पढ़े थे, ठीक है, तो हम उसका काल बता देंगे कि वह किस काल का है, ठीक है। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि वाक्य के अंग में वो क्या है, ठीक है। तो अब आप कहेंगे कि मैम क्रिया है तो हमेशा विधेय होगा, जरूरी नहीं है, वो विधेय का विस्तार भी हो सकती है अगर पूर्वकालिक क्रिया रही तो, ठीक है। तो इसलिए चेंज होगा, हम जैसा वाक्य होगा उसके अकॉर्डिंग बताएंगे। तो चलो वाक्य प्रयोग करो। देखो, बच्चा रोटी खा रहा है, बच्चा रोटी खा रहा है। स्थान बीच में छोड़ लेना, तब दूसरा वाक्य लिखना। जैसे हमने कहा दीपक नहाकर स्कूल जाता है, हमें क्रिया का पद परिचय बताना है, ठीक है। तो पहला जो हमारा वाक्य है इसमें क्रिया क्या है, खा रहा है। दूसरे वाक्य में हमारी क्रिया है नहाकर और जाता है, ठीक है। तीन क्रियाएं हमारी आ गई। अब हमें इनके बारे में, इनका पद परिचय बताना है। तो पहली क्रिया हम देखेंगे, तो सबसे पहले हमें भेद बताना है, कर्म के आधार पर भेद बताएंगे। क्रिया हमारी सकर्मक है कि अकर्मक है, क्योंकि क्रिया में, वाक्य में हमारा कर्म आया है। तो बच्चा रोटी खा रहा है, क्या खा रहा है, रोटी खा रहा है, तो वाक्य में कर्म आया है, और कर्म आने के कारण ये जो हमारी क्रिया है क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। तो सकर्मक क्रिया हो गई। अब क्रिया का वचन क्या है, या एक काम करो, बहुत देर हो गई हमें पुल्लिंग पुल्लिंग करते हुए, एक शब्द में बच्ची रोटी खा रही है ऐसा कर लो पूरा। बार बार लिंग जब भी आता है वो पुल्लिंग ही आ रहा है ना। तो बच्ची रोटी खा रही है, ये हमारा वाक्य हो गया। इसमें हम देखेंगे कि अब लिंग क्या हो गया, स्त्रीलिंग, ठीक है। वचन क्या हो गया, एक वचन, क्योंकि एक ही की बात हो रही है, एक वचन। अब यहां पर हम देखेंगे कि यह किस काल में है। अगर हम इसका काल चेक करें तो खा रही है, कार्य क्या है हमारा, लगातार जारी है हमें बता रहा है वर्तमान काल है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, मान लो थोड़ा फैला के लिखना चाहते हो तो कर सकते हो वर्तमान काल। अब वर्तमान काल, और फिर उसमें भी कौन सा, तात्कालिक काल, तात्कालिक या अपूर्ण, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, तात्कालिक या अपूर्ण वर्तमान, ठीक है। इस तरह से आपको पता चल गया। बताइए उद्देश्य क्या है।
वाक्य मतलब वाक्य का अंग क्या है? अरे विधेय हो जाएगा, रोटी क्या होता है? वाक्य का अंग रोटी कह रहे, वाक्य का अंग रोटी कह रहे। विधेय हो जाएगा वाक्य का अंग, ठीक है। चलो लिख लो। अगर ये पूछा जाए कि इस वाक्य में, इस वाक्य का वाच्य क्या है, मान लो अगर ऐसा कभी पूछा जाए तो क्या होगा? वाच्य सिंपल है, कर्ता के पास जाना है, देखना है कौन सा कारक चिन्ह लेके आया है। कर्ता है बच्ची, क्या लेके आया कारक चिन्ह? शून्य कारक चिन्ह है, तो कर्तृवाच्य हो जाएगा। इसमें कौन सी बात है? क्या बताया था? वाच्य 3 सेकंड। कर्ता के पास जाओ, शून्य और ने कारक चिन्ह तो कर्तृवाच्य, के द्वारा कारक चिन्ह या लोप तो कर्मवाच्य, और से कारक चिन्ह तो भाववाच्य, ठीक है। और से के साथ अगर कर्म आ जाए तो कर्मवाच्य। बताया था ना, यही 4 पॉइंट तो हैं भाई। चलो देखो आगे, अगले वाक्य में बताइए नहाकर, ये लिख लिया ना। आगे देखो नहाकर कौन सी क्रिया है? अब इसमें आप अब इसको सकर्मक या अकर्मक के भेद में आप नहीं बता सकते, क्योंकि ये वाक्य में उस स्थान पर नहीं आई है जहां पे हम सकर्मक अकर्मक बताते हैं। तो ये क्या है? नहाकर, तो क्रिया पहले हो रही है, तो जब क्रिया पहले हो रही है तो क्या कहलाएगी? पूर्वकालिक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। तो क्रिया का ये भेद हो गया, पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। ध्यान रखिएगा। अब इस नहाकर क्रिया का किसी ना कर्ता से कांटेक्ट है ना किसी चीज से, तो ये स्वतंत्र है, और स्वतंत्र है तो स्वतंत्र क्रिया का लिंग क्या होता है? पुल्लिंग। अरे होता नहीं है, होता है। स्वतंत्र क्रिया हमेशा पुल्लिंग होती है और एक वचन की होती है, तो इस बात को कभी मत भूलो। यही हिंट आपको यहाँ पर इसका लिंग और वचन बताएगा कि ये स्वतंत्र क्रिया है तो पुल्लिंग है और एक वचन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे वाक्य में कौन सा अंग है। वाक्य में अंग की बात करेंगे तो विधेय का विस्तार है, क्योंकि क्रिया और उद्देश्य के बीच में है। काल इससे निर्धारित नहीं हो रहा तो इसका काल नहीं होगा। हालांकि अगर आप इसमें कहें कि दिमाग के घोड़े दौड़ा के कह दें कि ये तो बीता हुआ काम हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग जाता है तो हम इसको बीता नहीं कहेंगे, क्योंकि जाता है, ता है, ती है, ते है, सामान्य वर्तमान काल की क्रिया होती है, और सामान्य वर्तमान काल वो है तो फिर यह भी सामान्य वर्तमान काल ही रहेगा, ठीक है। तो ये इसलिए हम यहाँ पर काल नहीं बताते हैं, लेकिन अगर पूछा जाएगा तो हम किसके अकॉर्डिंग बताएंगे? क्रिया के, जो उसकी अंतिम क्रिया है उसके अकॉर्डिंग बता देंगे। तो ये हो गया। उसके बाद जाता है, बताइए, आराम से हमें पता चल जाएगा क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक। क्या जाता है? कोई। किसको जाता है? कोई उत्तर नहीं। कोई उत्तर नहीं आ रहा तो क्रिया क्या है हमारी? अकर्मक है। तो लिख लीजिए अकर्मक। अकर्मक क्रिया है, पुल्लिंग है, एक वचन है। गुच पुछ तो नहीं हो रहा ना? सब समझ में आ रहा है ना? क्लियर सारी चीजें? थोड़ा सा ध्यान लगाकर अगर देखेंगे तो हर चीज आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलो ये हो गई हमारी क्रिया। अच्छा काल क्या है इसका? हाँ विधेय हो जाएगा, वाक्य का अंग विधेय हो जाएगा। और काल भी हमने बता ही दिया, सामान्य वर्तमान काल है, ता है, ती है, ते है, ठीक है। तो सामान्य वर्तमान काल लिख लीजिए इसमें। चलो अगला पॉइंट आता है हमारा क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जब पद परिचय बताएंगे तो क्रिया विशेषण का भेद बताएंगे। कौन सा भेद है? क्रिया विशेषण के कितने भेद थे? कौन कह रहा? पता ना, अभी पता करवा दूंगी, ठीक है। यहाँ पे सामने लगे, यहाँ आ जाएंगी सारी याद। भूल जाते हैं इतनी याद। आंख बंद करो और उस जगह पर जाओ जहां आपने पढ़ा था। क्या क्या पूछ रहे हैं? हाँ क्या होगा जब आप देखो, अगर देखो मैं ये कहती हूँ, जब आप पढ़ रहे होते हो ना, अगर उस समय आपका दिमाग इधर उधर जाएगा तो आप कभी भी अपनी चीज को जो पढ़ाई है उसको कभी सेव नहीं कर पाएंगे। तो जब आपको मैं पढ़ा रही होती हूँ ना, तो उस समय जब क्लास जैसे खत्म होती है ना, तो अपने आप से ना आंख बंद करके एक बार ये कहा करो कि आज की क्लास को सेव कर दो। जब आपने ये आदत करो, आपको ऐसा लगे मजाक लगती है ये सारी चीजें, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ। तो और जब आप बोला है, सच में बोला है, कसम से नहीं बोला ना बच्चा। ये आपको जो मैं बता रही हूँ ये आपको बचपने की सी चीज लगती है, बालक वाली। क्या है ये? अपने आप से बात करते हो कभी?
करते हो अपने आप से, तो अपने आप से बात करने में क्या किस प्रकार की बातें करते हो? जो देखो, एक होता है आप जो बात कर रहे हो अपनी पढ़ाई को लेकर कर रहे हो, एक होता है आप अपने दोस्तों को लेकर बात कर रहे हो, और एक होता है अपने परिवार को लेकर बात कर रहे हो। तो ये अपने दोस्तों को लेकर, परिवार को लेकर, इन सारी चीजों को लेकर हर प्रत्येक बंदा बात करता है। मैं वो बात नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ जो आपका अपना सपना, अपना काम, जो आपकी दिनचर्या है, उसको लेकर आप अपने आप से कितनी देर बातें करते हो। और मैं अगर ये सच बताऊँ ना, अगर सही से गौर किया जाए तो आप उस पॉइंट पे बात करते ही नहीं हो। समस्या यही है कि फालतू की चीजें चलती हैं तुम्हारी। अच्छा, मुझे थोड़ी देर के लिए सारे लोग बताओ, सोच के, मैं सबके लिए कह रही हूँ, ऑनलाइन वाले भी बताना। जिस समय मान लो जैसे आप नहा रहे हो, तो आपके दिमाग में क्या चलता है, एग्जैक्ट क्या चलता है? गाने गाते हो, तो आप वेस्ट कर रहे हो अपने उस टाइम को। मैं अपने आप से बात करने का जो मैंने टाइम कहा है, जब आप अकेले होते हो ना, उसकी बात कर रही हूँ। जैसे कि नहा रहे हो, नहाते में थोड़ी ना गांव वाले तुम्हारे साथ रहते हैं उस समय। और एक बात करना होता है बोल के, और एक बात करना होता है मन में, ठीक है, जिसे आप सोचना कहते हो। आपका जो चिंतन होता है वो क्या रहता है? कभी अगर नहीं आपने सोचा है ना, तो आज जाकर आप अपने पूरे दिनचर्या में अपने चिंतन पर नजर करना। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने चिंतन पर नजर डाल लेता है ना, वो व्यक्ति अपने समय का सदुपयोग कर लेता है। ठीक है, आपके जो पापा होते हैं ना, मम्मी पापा, कभी उनको देखना, वो लोग अक्सर चिंतन में रहते हैं। कई बार आप बोलते हो कि क्या बात कर रहे हैं, वो अपने आप से ही कुछ बुदबुदाते रहते हैं, करते रहते हैं। लेकिन आप जिस उम्र में हो, यहाँ पे हम बोल देते हैं कि अरे चिंता नहीं करना है। देखो, चिंतन और चिंता दोनों अलग होती हैं। एक और चिंता होती है कि जो आप फालतू की चिंता, जिसे सोचने से कुछ नहीं होने जाना। और चिंतन, जो मैं शब्द कह रही हूँ, चिंतन का मतलब ये होता है कि आप दिन भर में जो काम करना चाहते हैं, उस चिंतन में अपने सपने को याद करते हैं। जो आपका काम है, जो आपका लक्ष्य है, आप उसे याद कर रहे हैं। और उसे याद करने से आप ये अपने आप को बताते हैं कि आज मैंने कितना टाइम वेस्ट किया, मैंने अपने टाइम का सदुपयोग किया या नहीं किया, मुझे क्या आज करना है और मुझे क्या नहीं करना है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरे दिन भर में, अगर नहीं आप ये बनाओगे अपना रूटीन कि मुझे पूरे दिन भर में क्या करना है, कितना पढ़ना है, क्या नहीं करना है, तो कई बार ऐसा होगा कि आप बेवजह अपने टाइम को कहीं भी खर्च कर सकते हो। किसी से बात करने में खर्च कर सकते हो, कहीं कोई नाटक देखने लग गए, या मोबाइल में शॉर्ट वीडियो देखने लग गए। अगर आपने नहीं चिंतन किया, अगर आपने पूरे दिन भर का चिंतन किया कि इतने बजे से इतने बजे मेरी क्लास है, फिर उसके बाद इतने बजे मैं फ्री हो जाऊंगा, फिर मुझे यहाँ पे बैठ के इतने से इतना पढ़ना है और इतना ये करना है, अगर आपने ये लिस्ट नहीं बनाई, तो आप फिर अपने पूरे दिन के काम को उठाकर देख लेना कि आपने जो किया है उसमें कितना आपने वेस्ट कर दिया। और अगर आपने बनाई है, तो माइंड का एक पोर्शन आपको ना नॉक करेगा जब आप अपने टाइम को वेस्ट करोगे। कि तुमने सुबह कहा था कि इस घंटे में पढ़ना है, लेकिन इस घंटे में तो तुम दोस्त के साथ बातें कर रहे हो, तो तुम्हें वहां पे वो माइंड कराएगा कि आज आपने ये कहा था। और जब आप नहीं कराओगे तो कोई आपको अलार्म बजाएगा ही नहीं। इसी बात को मैं कह रही हूँ। क्लास से दिमाग बाहर चला जाता है जब। हाँ, होता है, बिल्कुल होता है। वो आपका दिमाग ऐसे ही बाहर नहीं जाता, आपका मन आपके दिमाग को बाहर लेकर जाता है। और आपने अपने मन को इतनी परमिशन दे रखी है कि वो आपको आपकी चीजों से भटका देता है। आप इसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? इसको कंट्रोल करने का तरीका है, जब आप सुबह सुबह उठते हैं, जब आपकी आंख खुलती है, अलार्म बजती है, तो अलार्म कहती है कि उठना है, और मन कहता है कि नहीं उठना है, थोड़ी देर बंद करके सो जा। उस समय आप कहोगे कि नहीं उठना है। ऐसे जब भी आपका मन आपको काम न करने के लिए कहे, आपको वहां पे जिद करके करना है, तो वहां आप अपने मन को कंट्रोल में कर पाते हैं। लेकिन आप पूरा दिन भर अपने मन के अकॉर्डिंग ही तो करते हैं। जब मन किया तब खा लिया। आप ये कहो, जैसे इच्छा हो रही है, एक होती है ना अंदर से इच्छा आती है, पढ़ने बैठे, भूख सी लग रही है, कुछ खा लूं, नहीं, अभी 10 मिनट पढ़, उसके बाद खाना है। आप ये देखना कि एक आवाज आपको डिस्टर्ब करेगी बार बार, अरे कपड़े पड़े हुए हैं बाल्टी में, धो ले, नहीं बाद में धोएंगे, पढ़ अभी। तो आप जब उससे थोड़ा सा ऐसे करेंगे ना, तो वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। और ये एक प्रक्रिया होती है। और मुझे ये समझ में नहीं आता कि आप लोगों को आपके टीचर्स ने ये बताया है, नहीं बताया, क्यों नहीं बताया। ये प्रक्रिया तो आपको 12th में कर लेनी चाहिए थी। 12th लेवल की चीजें हैं, हमें आपने, हाँ, कोरोना टाइम, अच्छा तुम ऑनलाइन से पढ़े हुए बच्चे हो, क्या बताएं फिर आप लोग। तुम लोगों का मन तो फिर बहुत ज्यादा चंचल रहेगा, क्योंकि वो तो भागता रहता है ना। तो कोई बात नहीं, जब नहीं हुआ तो आप कर लो ना। मैं वही तो कह रही हूँ। देखो, मैंने जो आपसे कहा ना, जैसे मान लो आप नहा रहे हो, मैं उसी पॉइंट को कह रही हूँ, वो सबसे एकांत टाइम होता है आपका अपना। वहां जब नहा रहे हो ना, अपना उस समय देखना, ध्यान करना, नजर रखना अपने विचारों पर कि उस समय आपका दिमाग क्या सोच रहा है। एंजॉय कर रहा है, कुछ सोच रहा है, कुछ प्लान कर रहा है, सपने देख रहा है फ्यूचर के, या किसी को याद कर रहा है। हाँ, कुछ नहीं कर रहा। उसी के लिए तो मैंने एंजॉय की बात कही है ना। एंजॉय करने का समय नहीं है उस समय। आप ये ध्यान करो कि कल मैंने कौन सी क्लास में क्या क्या पढ़ा था, और आज हमारी क्लास में कौन सा टॉपिक चलेगा। आप नहाते हुए ये सोचो। आप उस पॉइंट पर आओ जो आपकी जिंदगी है। देखो, क्लास में थोड़ी सी चीज, मतलब ब्रेक करके, क्लास को रोक के मैं आपको ये बात बता रही हूँ।
आपको शायद ऐसे लगेगा कि मैम बेसिर पैर की बात कर रही हैं, पर ये बेसिर पैर की बात नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं आप लोगों को अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ। जब मैं कभी अकेले होती हूँ, जैसे सपोज करो कि मैं किचन में जब खाना घालने के लिए जाती हूँ अपने लिए, मैं उस समय भी अपनी चीज़ों के बारे में सोच रही होती हूँ कि मुझे आज मैंने क्लास में इस बैच में ये पढ़ाया था और ये टॉपिक यहाँ पे पहुँच गया है, अब इन बच्चों को कैसे देखना है। मैं क्लास के माहौल के अकॉर्डिंग अपनी क्लास को बदलती हूँ। यहाँ पर क्लास में कौन बच्चा कितनी देर में समझता है, कैसे समझता है, तो इसे अच्छे से समझाने के लिए मुझे और कौन सा एक्सपेरिमेंट करना है जो मुझे अच्छे से समझ में आएगा। आपने देखा होगा कई बार बच्चे ये शिकायत करते हैं कि मैम आपकी हर क्लास में ना पढ़ाने का तरीका बदल जाता है। तरीका मेरा बदलता क्यों है? क्योंकि मैं मेरे सामने बच्चे रहते हैं और मैं इन्हीं चीज़ को, जो मेरा रहता है चिंतन, मैं उन्हीं चीज़ों को सोचती हूँ। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप अपनी चीज़ों में ऐसे इन्वॉल्व रहते हैं ना, तो फिर आपको सारी चीज़ें याद रहती है। तो मैंने वही कहा कि जैसे अब मान लो अगर मैं आपकी जगह स्टूडेंट होती तो मैं क्या करती। सपोज करो आज मैंने क्रिया पढ़ी है, तो मैं एक बार घर बैठ के बिना किताब अपनी खोले, हमें अपने पूरे दिन भर की प्रक्रिया ना 24 घंटे तक हमें याद रहता है, हमने आज पूरे दिन में क्या किया है। तो सोते समय हम 1 बाय 1 उन दृश्यों को अपने सामने लेकर आते हैं। अब यही काम अगर मान लो कि आप अपनी महिला मित्र के साथ या पुरुष मित्र के साथ आप कहीं घूमने गए और आपको बहुत एंजॉय आपने किया वहां पर, फिर उसके बाद आप जब लेटने जा रहे हो, सोने जा रहे हो, तो आपको वो पल याद आ रहे हैं, आप उन पलों को याद कर रहे हो, फिर से रिमाइंड कर रहे हो अपने दिमाग में, तो रिमाइंड कर रहे हो, फिर रिमाइंड करते करते सो गए। फिर उसके बाद आप फिर 2 दिन बाद 3 दिन बाद आप वो खूबसूरत पल जो है आपने फिर से रिमाइंड किया अपने दिमाग में, और रिमाइंड करते 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 वो आपको याद रहेगा। उस व्यक्ति के साथ आपने 100 दिन गुजारे हैं, आपको पूरे 100 के 100 दिन याद नहीं है, आपको वो दिन याद है जो आपने रिमाइंड किए, या तो उसके साथ झगड़ा, या तो उसके साथ प्यार मोहब्बत वाली बातें, जो भी आपने रिमाइंड किया है, जो आप रिमाइंड कर रहे हो वही आपको याद है। तो आप अपने जीवन में अपने आसपास के लोगों को रिमाइंड करते हो, तो आप अपनी पढ़ाई को रिमाइंड क्यों नहीं करते? कभी आप उस बच्चे को देखना, जो बच्चा ऐसा होता है ना जिसे किताबी कीड़ा अक्सर बोल देते हैं लोग, कभी उसको वॉच करना, वो ऐसे ही करेगा, वो सिर्फ और सिर्फ कहीं बैठा रहेगा तो ना, तो उसके दिमाग में अपनी किताब चलती रहेगी कि जैसे ऐसे करना है, तो इसलिए वो चीज़ें याद रहती हैं उन्हें। तो ये तरीका आप लोगों को भी करना पड़ेगा। और आप ये बहुत आसानी से कह देते हो मैम हम तो भूल जाते हैं या हमें याद नहीं होता, ये कहना बहुत आसान होता है। और आप ये मैसेज दे रहे हो अपने दिमाग को, आपका दिमाग क्या कर रहा है, सही है निधि मैम से बोल दिया कि याद नहीं होता, अब नहीं याद करना है, अब इसे याद ही नहीं कराना है, या आपका दिमाग कहता है। अब स्कूल की बात याद करो, आपके कोई टीचर थे, कर सकोगे मेडिटेशन? नहीं, मैं तुमको ये बोल दूं कि बेटा सुबह उठ के मेडिटेशन करो, मैं तो कर नहीं पा रही अपनी जिंदगी में, मैं तुमको क्या सलाह दूंगी? मुझे खुद आवश्यकता है कि मुझे मेडिटेशन करना चाहिए, लेकिन जब मैं खुद नहीं करी तो मैं तुमको ये वाली बात कैसे बोल दूं? मैं जो खुद कर रही हूँ वही तो बोल रही हूँ ना आपको। मैंने कह दिया अब वही वाली बात आ जाएगी, मेडिटेशन करो। अरे आदर्श वाली बातें तो बहुत सारी हैं मेरे पास, निधि नाम है मेरा, समझते हो? नाम क्या है, क्या नाम है बताओ? निधि मैम ने, निधि नाम है, निधि का मतलब जानते हो क्या होता है? भंडार। तो हाँ भंडार, हंस रहे हो, वो सही बता रहा है, भंडार यानी खजाना, हिंदी में भंडार कहते हैं, उर्दू में खजाना, ठीक है? तो मेरे पास आपको आदर्शात्मक बातें बताने का भंडार है पूरा, लेकिन बताऊं तो वो ना जो कर सकते हो आप। तो इसीलिए तो आपको बता रही हूँ कि जब आप लोग नहा रहे होते हो या कर रहे होते हो, उस समय अपनी पढ़ाई को जो आपने जिया है पूरा दिन भर, उसको रिमाइंड करो सोते समय। चलो अभी मुझे बताओ, अभी जो हमने किया है, इतनी सारी बातें हो गई, चलो रिमाइंड करवाओ। तुम्हें क्या नाम है तुम्हारा? अनुभव। देखो नाम कितना सुंदर है, अनुभव, है ना? तुम्हें तो बहुत अनुभव होना चाहिए था। क्षेत्र अलग है, ओके। चलो बताओ मुझे, अभी हमने जब अपनी क्लास शुरू की तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था? पॉइंट बताओ, याद करो, आंख बंद करके याद करो। संज्ञा से पहले हमारा टॉपिक क्या है आज का? पद परिचय, संज्ञा पद का नहीं, हम सारे पढ़ रहे हैं ना। तो हमने सबसे पहले बात करी पद परिचय की, उसके बाद हमने लिया संज्ञा पद का पद परिचय, फिर उसके बाद हमने दूसरे नंबर पर सर्वनाम, फिर विशेषण, फिर क्रिया और क्रिया विशेषण। अभी जान रहे हो तुमने अभी जो प्रोसेस की ना याद करने में, जैसे ही कहा संज्ञा के बाद सर्वनाम, और सर्वनाम के बाद जब पूछा ना तो ऐसे किया यूं, तुम्हारी नजरें ऊपर की तरफ जो किया ना, किससे पूछ रहे थे? नहीं वो तो बोलो किससे पूछ रहे थे? इस माइंड से ना, नजरें उधर गई, क्यों? यहाँ सेव है सब कुछ, तो इधर देखा करो, मैं वही कह रही हूँ, इधर देखा करो, सब कुछ यहाँ लिखा हुआ है। जब कोशिश करोगे, हाँ चलो अब आते हैं हम वापस से अपने टॉपिक पे, क्योंकि समय हो रहा है, इसे खत्म करना है हमको।
दिमाग सही है, टॉपिक खत्म करना है कल। आज जो मैंने आपको बताई है ये जीवन की बहुत महत्वपूर्ण बात है, इस पर काम करिएगा। और मैंने अभी जो, क्योंकि तुम ऐसे शिकायत कर रहे हो ना, मैं वही बता रही हूँ, शिकायत करते रहो, उससे कोई फायदा नहीं होगा। आप जो कर रहे हो अभी अपने जीवन में उसको शुरू करो, जो बताया है आपने अभी याद किया तो अभी उस दिन चले जाओ जिस दिन मैंने आपको क्रिया विशेषण पढ़ाया था। क्रिया विशेषण 4 प्रकार का, कौन कौन सा? कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और मात्रा यानी परिमाण। ठीक है, तो परिमाणवाचक 4 प्रकार का था। तो हमें वहीं पे बताना होगा क्रिया विशेषण का हमारा भेद क्या है। ठीक है, देखो परिणाम और परिमाण दोनों में अंतर है, दोनों का अपना अर्थ है। परिणाम तो रिजल्ट को दिखाएगा, वो हमारा आता है समुच्चय बोधक के अंदर। और परिमाण की जब भी बात होगी तो मात्रा, इसीलिए मैं आपको पहले मात्रा शब्द बताती हूँ ताकि आप मात्रा से परिमाण को याद रखें। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे दिया है किस क्रिया का क्रिया विशेषण है, फिर आपको ये बताना है, और वाक्य में अंग क्या रहेगा वो। ठीक है, चलो वाक्य प्रयोग करो। इसमें लिखो, घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है। इसमें हमको बताना है क्रिया विशेषण का पद परिचय। बताइए, सबसे पहले तो क्रिया विशेषण खोजिए, कहाँ है? तेज। चलो बताओ, तेज कौन सा भेद है? हमको पता है ना, तो ये संख्या को बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा सॉरी, ये ना तो हमारे समय को बता रहा है। ठीक है, तो ये हमारा कालवाचक नहीं हुआ, ना ये स्थान का बोध करा रहा है, तो ये हमारा स्थानवाचक नहीं हुआ, ना ये मात्रा का बता रहा है। ठीक है, तो ना ये हमारा परिमाण हुआ, तो बचा क्या? रीतिवाचक। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रीतिवाचक। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद बताइए किस क्रिया का क्रिया विशेषण है? लिखो, दौड़ता है क्रिया का क्रिया विशेषण, और दौड़ता है को उद्धरण चिन्ह में बंद करना है। दौड़ता है क्रिया का क्रिया विशेषण। ठीक है, वाक्य में वाक्य का अंग क्या है? विधेय का विस्तार है। इसमें भी प्रविशेषण आया है, तो कह सकते हैं बहुत प्रविशेषण है तेज क्रिया विशेषण का। बहुत प्रविशेषण है, बहुत, फिर से इसको उद्धरण चिन्ह में बंद करना है बहुत को, क्योंकि अलग अलग लिख रहे हैं ना। बहुत उद्धरण चिन्ह में बंद करके प्रविशेषण है तेज, तेज को फिर उद्धरण चिन्ह में बंद करो क्रिया विशेषण का। कैसे लिखना है? ऐसे, बहुत प्रविशेषण है तेज क्रिया विशेषण का। मैंने वाक्य को उल्टा पुल्टा कर दिया है। तेज क्रिया विशेषण का बहुत प्रविशेषण है। ठीक है, अब लेकिन आगे पीछे करोगे आपको क्या रखना पड़ेगा? इसको उद्धरण चिन्ह में रखना पड़ेगा। अगर उद्धरण चिन्ह में नहीं रखेंगे तो वाक्य का अर्थ आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि आप अगर ऐसे रखना चाहें तो समझ ही नहीं आएगा कि इसमें क्या किस बात को कह रहा है। तो उद्धरण चिन्ह लगाना जरूरी है, क्योंकि हम विशेष दिखा रहे हैं उसमें। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पद का पद परिचय। तो क्रिया विशेषण तक हम लोगों ने पढ़ा है और वहीं तक आता है, यही पूछा जाता है हमारा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा पदबंध। पदबंध जो टॉपिक है ये आपकी परीक्षाओं के लिए नहीं है, मतलब यूपी की तमाम अन्य परीक्षाओं के लिए, ये सिर्फ और सिर्फ ये टॉपिक जो है हमारा अध्यापक वाली परीक्षाओं के लिए आता है। पर आप सभी लोगों को ध्यान देना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि पदबंध होता क्या है। ध्यान दीजिएगा, पदबंध, इस बंध का मतलब यहाँ पर समझ लीजिए समूह। ठीक है, अगर आपने इस पॉइंट को समझ लिया तो आपको इसका मतलब समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यानी पद समूह, यानी पद का समूह। तो या हम जब भी किसी शब्द को देखेंगे, और समूह कब बन जाता है? एक से अधिक होने पर ही। दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी एक के बारे में बता रहे होंगे तो वही पदों का समूह हो जाता है जो उस पद के बारे में बता रहा है, तो उसी को हम कह देते हैं पदबंध।
परिभाषा क्या कहती है? जब दो या दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई, अब एक ही शाब्दिक इकाई वो क्या हो सकती है? किसी संज्ञा के बारे में बताए, किसी सर्वनाम के बारे में बताए, किसी विशेषण के बारे में बताए, या क्रिया के बारे में बताए, ठीक है। तो उसकी विशेषता का जब काम करते हैं तो ऐसे पदों के समूह को ही हम क्या कह देते हैं? पदबंध कहते हैं। इसे 5 प्रकार में बांटा गया है, एक एक करके समझ लेते हैं जल्दी से फटाफट। बहुत आसान है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, आप कई बार कर चुके हो इन सब चीजों को। संज्ञा पदबंध। अब संज्ञा पदबंध क्या होगा? पॉइंट कहता है कि जिसमें प्रयुक्त होने वाले सभी पद किसी संज्ञा को ही स्पष्ट करते हों या संज्ञा की विशेषता दिखाते हों तो संज्ञा पदबंध कहलाता है। अब इसमें आपको समझना है कि जो पदों का समूह मिलकर वो संज्ञा की विशेषता बताता हो। अब ध्यान देना, इसमें ऐसे देखना है, विशेषता तो विशेषण भी बताता है, तो फिर कौन से शब्द बताएंगे? तो आपको इस संज्ञा पदबंध को समझने के लिए देखना होगा कि वो शब्द जो हैं वो विशेषण की भांति उसकी विशेषता बताते हों लेकिन विशेषण शब्द ना हो, तो उनको ही हम संज्ञा पदबंध में रख देते हैं। उदाहरण के लिए लिखो, जैसे रात में पहरा देने वाला। रात में पहरा देने वाला। चौकीदार भाग गया। रात में पहरा देने वाला चौकीदार भाग गया। अब यहाँ पे हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस वाक्य में पदबंध बताइए और वह पदबंध कौन सा है ये बताइए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि जो लिखा हुआ है कि रात में पहरा देने वाला, ये जो पूरा जो एक वाक्यांश है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये चौकीदार की विशेषता बता रहा है, यानी इसके बारे में बता रहा है कि कौन सा चौकीदार भागा है? रात में पहरा देने वाला। तो ये चौकीदार यहाँ पर क्या है? एक संज्ञा है, ठीक है। तो इसी संज्ञा के बारे में बताने वाला जो ये पद है ये आपका क्या कहलाता है? संज्ञा पदबंध कहलाता है, ठीक है। इसको समझना बहुत आसान है, आप समझ गए, लेकिन इसमें समस्या क्या है? अब समस्या इसमें ये है कि जो परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है, पहले आप ये लिख लो, ठीक है, लिख लिया ये नीचे जो दिया है। अब इसके बाद वो छात्र ध्यान देंगे जिनको अध्यापक वाली परीक्षाओं में इन पदबंध को बताना है और जो पढ़ाते हैं बच्चों को, छोटे बच्चों को, उनके सामने एक सबसे बड़ी समस्या होती है कि यही कभी तो संज्ञा पदबंध कहलाता है और कभी विशेषण पदबंध हो जाता है। तो कुल मिला के पूरी स्टडी हमें ये बताती है कि अगर ऐसे पूछा ये वाला यहां से लेके यहां तक, तो इसको नाम देते हैं सारी किताबें संज्ञा पदबंध का, ठीक है। ऐसे पूछा कि यहां से लेके यहां तक वाक्यांश जो है संज्ञा पदबंध का, यानी अगर ये वाली संज्ञा साथ में जोड़ दी तो ये संज्ञा पदबंध हो जाता है। और अगर इतना पूछा तो इसको विशेषण पदबंध कह देते हैं कि ये विशेषण के जैसा काम कर रहा है, इसलिए ये क्या है? विशेषण पदबंध है। पर ध्यान देना कि उदाहरण तमाम किताबों से ऐसा भरा रहता है और जो टीचर के सामने सबसे बड़ी समस्या आती है वो यही आती है क्योंकि बच्चा ये कहता है कि मैं कब इसको संज्ञा बताऊं और कब मैं इसको विशेषण बताऊं। अब ये जरूरी तो नहीं कि प्रश्न करने वाला हमेशा उसको रेखांकित करे, वो बिना रेखांकित करे पूछ सकता है कि इसमें कौन सा पदबंध है। और समस्या यहाँ पे गंभीर आ जाती है कि हम कितने हिस्से को लेकर कहें कि ये संज्ञा पदबंध है और कितने हिस्से को लेकर कहें कि ये विशेषण पदबंध है। तो ध्यान रखना, टोटल बच्चों वाली किताबों में यही प्रॉब्लम होती है कि ये पदबंध जो है हमें नहीं समझ में आता। अब मैं आप लोगों को तरीका बताती हूँ कि हम समझने का तरीका कैसे समझ सकते हैं। अब उदाहरण देने वाले जो हैं उदाहरण पे तो पड़ जाते हैं पीछे, लेकिन इसकी परिभाषा को कभी समझ नहीं पाते, और जो परिभाषा कह रही है अगर हम उस पर फोकस करें तो हमें स्पष्ट हो जाता है। जिसमें प्रयुक्त होने वाले सभी पद, यहाँ जो कह रहा है सभी पद किसी संज्ञा को ही स्पष्ट करें, तो ये जब संज्ञा को स्पष्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रात में पहरा देने वाला ये जो स्पष्ट कर रहा है ये किसको कर रहा है? इस संज्ञा चौकीदार को कर रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा संज्ञा पदबंध, ठीक है। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, और जो भी ऑनलाइन में हमारे छात्र भविष्य में टीचर होने वाले हैं तो वो इस पॉइंट को ध्यान रखें। आप में से जो लोग पढ़ाते हैं जिनको ये समस्या होती है, और एक छात्र का डाउट भी था इस चीज़ को लेकर जो कि टीचर ही है, तो कि समझ में नहीं आता, कई बार बच्चों के सामने भी समस्या आती है, तो इसका सॉल्यूशन सीधा सीधा ये है। लेकिन वही बात है कि जो किताबों में उनके नाम दिए हुए हैं फिर जो आंसर दिया होता है उसी में बच्चों को गड़बड़ हो जाती है। अब मैं आगे बताऊंगी कि विशेषण पदबंध कैसे अलग होता है, वो पॉइंट हम परिभाषा से ही समझेंगे। दूसरा पॉइंट ये समझ गए, इसके बाद आता है सर्वनाम पदबंध। हम सर्वनाम पदबंध की बात करते हैं, पदों का ऐसा समूह जो किसी सर्वनाम के विषय में बताता हो तो वो सर्वनाम पदबंध कहलाता है। इसमें वाक्य प्रयोग करिए, लिखिए इसमें, जैसे जो छात्र रात दिन मेहनत करते हैं, मैं नीचे ना लिख के ऊपर लिख रही हूं, ठीक है। जो छात्र रात दिन मेहनत करते हैं
वे एक दिन सफल होते हैं। तो सर्वनाम पदबंध में हमारे लिए कोई संशय नहीं है, बहुत आसान है और इसमें दिक्कत नहीं होती। हम जानते हैं कि हमारा सर्वनाम है यहाँ पर वे, और हम जो ये वे बात कर रहे हैं वो किन की बात कर रहे हैं? जो छात्र रात दिन मेहनत करते हैं। तो ये जो वाक्यांश है या पदों का समूह है, ये इस सर्वनाम को फोकस कर रहा है, और सर्वनाम को फोकस कर रहा है तो इसलिए ये हमारा क्या कहलाएगा? सर्वनाम पदबंध कहलाएगा। वो पदबंध जो सर्वनाम को फोकस करता है। ठीक है, तो ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हो गया ये? अब आगे देखो, यहां पे पॉइंट देना, अगला दिया है विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध यहाँ पे दिया है पदों का वैसा समूह जो किसी विशेषण की तरह काम करके किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, विशेषण पदबंध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट को ना ये समझना कि ये जो पदों का समूह है ना, यहाँ पे पदों के समूह में एक पॉइंट डालो जो आपको बताता है विशेषणों का, ये विशेषणों का ही समूह होता है जो आएगा यहाँ पर। विशेषणों या विशेषण पदों का, ऐसे कर लो, यहाँ पे पदों लिखा हुआ है ना, पहले सिर्फ विशेषण रखो। विशेषण पदों का वैसा समूह जो किसी विशेषण की तरह काम करता है। एक तरह से विशेषण पदबंध जो है वो है विशेषण शब्दों का समूह, जहां पर एक से अधिक विशेषण जब आ जाते हैं तो वो ही पदबंध हमारा विशेषण पदबंध बन जाता है। बहुत सारा, जैसे उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पे लिखेंगे, हमने वाक्य लिखा आप मेरे लिए, लिखिए इसमें यहाँ पे, आप मेरे लिए एक सरल सचित्र और छोटा उपन्यास ले आना। दूसरा उदाहरण लिख लीजिए इसमें, ये लिख लिया। एक दूसरा उदाहरण लिख लीजिए, जैसे दीपू एक ईमानदार मेहनती और धैर्यवान। दीपू एक ईमानदार मेहनती और धैर्यवान, धैर्य पे दो मात्राएं लगेंगी, य के ऊपर ऊपर र उड़ेगा। ठीक है, धैर्यवान लिख लिया, लिखूं? ठीक है, पूरा हो जाएगा। धैर्यवान व्यक्ति है। देखो यहां पर वाक्य जो हमारा दिया है, हमने इसमें लिया एक सरल सचित्र और छोटा। ये सारे के सारे शब्द जो हैं ये हमारे सबके सब विशेषण के रूप में प्रयोग होते हैं, और यहाँ पर ये सब किसके लिए? उपन्यास के लिए यहाँ पर आए और विशेषण के रूप में। तो ये जो हमारे सामने पद रखा हुआ है ये पदबंध हमारा विशेषण पदबंध कहलाएगा। और जो वाक्य आपने लिखा है उसमें कौन सा हिस्सा होगा विशेषण पदबंध का? एक भी लगेगा, क्योंकि एक जो है प्रविशेषण आता है, तो प्रविशेषण का समूह भी उसमें आएगा, ये याद रखना। ठीक है, तो एक ईमानदार मेहनती और धैर्यवान, ये हमारा क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध हो जाएगा। और इस तरह से आप संज्ञा पदबंध और विशेषण पदबंध को बहुत आसानी से अलग कर सकते हैं। संज्ञा पदबंध वो है जो सामान्य शब्दों से मिलकर बना है, संज्ञा के बारे में बताने वाला, वो संज्ञा पदबंध हो जाता है। और विशेषण पदबंध वो है जो विशेषणों के ही समूह से बना है और वो संज्ञा के बारे में बताता है। ठीक है, तो दोनों में यहाँ पर इस तरह से अंतर हमारा आ जाता है। चलिए अब इसके आगे हम देखते हैं, पॉइंट नंबर 4 आता है हमारा क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध हमारा क्या कहता है? जहां एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं वे क्रिया पदबंध कहलाते हैं। वाक्य प्रयोग करेंगे, जैसे हमने कहा बच्चा रोते रोते सो गया। बच्चा रोते रोते सो गया। हम कह रहे हैं बात क्रिया पदबंध की। ठीक है, गया क्रिया है, सो क्रिया है, रोते रोते क्रिया है। तो ये यहाँ पर पूरा क्रियाओं का ही झुंड आया है, और ये क्रियाओं का झुंड यानी क्रियाओं का समूह।
और क्रियाओं का समूह है तो वही हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया पदबंध कहलाएगा। ठीक है, तो इस वाक्य में हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारा पूरा क्रियाओं का ही पदबंध आया हुआ है, तो ये हमारा क्रिया पदबंध आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जहाँ एक से अधिक पद क्रिया का काम करते हैं यानी क्रिया बन जाते हैं तो वो हमारा क्रिया पदबंध कहलाता है। और हम यहाँ देख सकते हैं कि जो हमारी संयुक्त क्रियाएं होंगी उन वाक्यों में हमारा जो पदबंध होगा वो क्रिया पदबंध हमें वहां पर मिल जाएगा। अब आपका प्रश्न होगा क्या मैम किसी एक वाक्य में एक ही पदबंध हो सकता है? नहीं, जितना बड़ा वाक्य होगा जितने उसमें संज्ञा पदबंध भी हो सकता है, विशेषण पदबंध भी हो सकता है। ठीक है, बाकी चीज भी चलती रहे। अगला आता है, ये पॉइंट समझ में आ गया, पॉइंट नंबर 5, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण पदबंध या इसे हम अव्यय पदबंध भी कह देते हैं। तो क्रिया विशेषण पदबंध की परिभाषा क्या कहती है? पदों का वैसा समूह जो किसी क्रिया विशेषण की तरह काम करके किसी क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है, तो क्रिया विशेषण के स्थान पर काम करेगा और वो क्रिया की विशेषता बताएगा, वही हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध कहलाएगा। उदाहरण लिखिए इसमें, जैसे मान लो हमने वाक्य प्रयोग किया, वाक्य लिखेंगे, मोहन चुपके चुपके धीरे से चलने लगा। देखो यहाँ पर चुपके चुपके का मतलब है बिना किसी को बताए। ठीक है, और धीरे से मतलब एकदम शांत तरीके से, तो हाँ दबे पाँव हम कह सकते हैं। तो चलने लगा ये हमारी क्रिया है और वो क्रिया की विशेषता कैसे है, धीरे से चुपके चुपके। तो ये जो समूह हमारा आ रहा है ये किसको दिखा रहा है, क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है, और क्रिया विशेषण की तरह काम कर रहा है तो ये हमारा क्या कहलाएगा, क्रिया विशेषण पदबंध या अव्यय पदबंध कहलाएगा। जहां एक से अधिक शब्द आ जाएंगे क्रिया विशेषण के रूप में काम करने वाले, वही हमारा क्रिया विशेषण पदबंध हो जाएगा। क्योंकि हम बार बार एक ही बात कह रहे हैं, पदबंध। पदबंध का मतलब है पद का समूह। ठीक है, तो उसमें हमारे 2 समूह आते ही वो पदबंध हो जाता है। तो ये है आपका पदबंध। ना तो पद परिचय में और ना ही पदबंध में ऐसी कोई चीज नहीं है जो आप समझ नहीं सकते। ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, पद परिचय का जो हमारा पद का भेद था उसका दोहराव है जो हमसे एक साथ पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो पॉइंट है समाप्त होता है, व्याकरण समाप्त हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी व्याकरण समाप्त हो गई। अब जो अगला टॉपिक आपका रहेगा वो रहेगा अलंकार। ठीक है, तो कल से हम अलंकार पढ़ेंगे।